नमस्कार, आज की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले कर लेते हैं बजट की बात। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कोरोना काल के बीच पेश किए जा रहे इस बजट में वो खर्च और निवेश के बीच में संतुलन बैठाने की पूरी कोशिश करेंगी। इस आम बजट से लोगों को बेतहाशा उम्मीदें हैं। जहां एक तरफ लगातार कोरोना की मार की वजह से रोजगार टूटे हुए हैं, तो वहीं लोगों पर पड़ने वाली टैक्स की मार बेहाल कर रही है। ऐसे में इस बजट से देश के टैक्स पेयर्स को भी बड़ी राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद टैक्स पेयर्स कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस आम बजट के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है, ऐसी भी खबर है। सदन में बजट पेश करने से पहले सुबह सरकार की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें बजट को मंजूरी मिलेगी और इसके बाद वित्त मंत्री बजट को सदन में पेश करेंगे। कैबिनेट की बैठक सुबह सदन शुरू होने से पहले करीब 10 बजे होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की नजर आज पेश होने वाले आम बजट पर है। पिछले 2 साल की कोरोना की मार से आम आदमी से लेकर खास तक सभी बेहाल हो चुके हैं। ऐसे में कोरोना के साए में पेश हो रहे इस दूसरे आम बजट से लोगों को बेतहाशा उम्मीदें हैं। माना यह जा रहा है कि बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ ही लोगों के लिए रोजगार देने वाला और निवेश बढ़ाने वाला होगा। लोग आम बजट को लेकर क्या उम्मीद रखते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझें। बाईस का बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा? महंगाई की मार सुन लो सरकार। पूरा देश आम बजट की तरफ उम्मीदों से देख रहा है। 5 राज्यों में चुनाव है। उम्मीद है कि इस बार सबकी झोली जरूर भरेगी, क्योंकि सरकार ने भी 8.5% जीडीपी रहने की भविष्यवाणी कर कुछ अच्छे होने की उम्मीदों में पंख लगा दिए हैं। हालांकि किसको क्या मिलेगा, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाल पिटारे को खोलकर इसका ऐलान करेंगी। लेकिन जनता क्या चाहती है, ये भी समझना होगा और सबसे पहले उस गृहिणी की सुनना होगा जिसका बजट इन दिनों महंगाई की मार झेल रहा। हम लोगों के लिए तो डीजल, पेट्रोल, गैस और रिफाइंड ऑयल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तस्वीरें आ रही हैं, आप तक सीधे हम पहुंचाते हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने वित्त राज्य मंत्री की है। कोरोना काल में पेश होने वाला दूसरा बजट, अब इसी पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। ये तस्वीरें वित्त राज्य मंत्री की आपके सामने हम रख रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद जो पूरी कवायद है वो आगे बढ़ेगी, जो बजट की पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, चर्चा होगी। पहले लंबे वक्त तक मंथन भी हुआ, आपने देखा लगातार तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे चर्चा मशवरा के बाद बजट तैयार हुआ है और सदन के पटल पर बजट रखा जाए उससे पहले पूजा अर्चना का दौर, क्योंकि कोविड काल में परेशानी वाला ये पूरा वक्त है। इस बीच में जब बजट पेश हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस बजट को सभी के लिए मुफीद बनाया जा सके, ये पूरी कोशिश की गई होगी। अब लोगों को ये बजट कितना पसंद आता है, दिन की शुरुआत वित्त राज्य मंत्री पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद संसद के पटल पर आम बजट रखा जाएगा। किस सेक्टर के लिए क्या निकल करके सामने आ रहा है, किस सेक्टर को कितनी सहूलियत दी जा रही है, कहां पर क्या मिलने वाला है, लोगों की जो पूरी उम्मीदें टिकी हुई है निर्मला सीतारमण पर, वित्त राज्य मंत्री पर, वो उम्मीदें पूरी होंगी क्या आज के दिन, इस पर लगातार नजर है। दिन की शुरुआत वित्त राज्य मंत्री पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जब भी बजट का मौका होता है तो आप देखते हैं दिन की शुरुआत पूजा के साथ की जाती है, पूजा अर्चना के साथ की जाती है। आजचा दिवस हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, भारत देशासाठी महत्त्वाचा आहे आणि सर्व भारतातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचा आहे। कारण 2022-23चा अर्थसंकल्प आज सादर होणार आहे आणि मी आता देवाची पूजा केलेली आहे आणि आता मंत्रालयामध्ये जात आहे। यामध्ये देवाकडे एकच मागणी केली की भारत देश हा समृद्ध होऊ दे, या भारत देशातील प्रत्येक नागरिक सुखानंदाने चांगलं राहू दे आणि त्याचबरोबर प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली
भारत देश हा विश्वगुरू बने दे अशी मी देवाला मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार, सगळ्यांचं लक्ष आहे बजेटकडे. काय अपेक्षा आहे? बजेटबद्दल मी काही बोलणार नाही आहे, कारण बजेट हे 11 वाजता लोकसभेमध्ये सादर होईल. त्यावेळेस फायनान्स मिनिस्टर माननीय निर्मला सीतारामन जे बजेट सादर करते त्यावेळेस सांगणार. बजट तो सादर करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर, मैं उनके साथ हूँ. हाँ, पूजा तो इसलिए की है कि भारत ये प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में विश्व गुरु बने, भारत समृद्ध बने, इसलिए मैंने पूजा किया. वो 11 बजे मालूम हो जाएगा, उसके पहले मैं कुछ भी बात नहीं कर सकता. बजट तो गुपित रखना पड़ता है, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है. राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार को बढ़ता हुआ जीएसटी का रेवेन्यू दिख रहा है, लेकिन लोगों का दर्द नहीं दिख रहा है. ये मैं 11 बजे के बाद टिप्पणी करूंगा, अभी कुछ भी नहीं कर सकता. सर, महाविकास आघाडीमध्ये महाराष्ट्राबद्दल कायम द्वेष केला जातो. महाराष्ट्र विकास आघाडी नेहमीच चुकीचं बोलते, स्वतः काहीच करत नाही आहे. फक्त केंद्राकडे बोट दाखवणं हेच त्यांचं काम आहे. विशेषतः म्हणजे आता व्हॅक्सिनच्या काळामध्ये, कोविडच्या काळामध्ये महाराष्ट्र शासनाने एक गोष्ट केलेली दाखवावी, पण केंद्र शासनाने केलेल्या 10 गोष्टी मी सांगू शकतो. तर व्हॅक्सिनसुद्धा आम्ही आमचं व्हॅक्सिन देऊ. कुठलं व्हॅक्सिन दिलं त्यांनी? केंद्राने 150 कोटी जनतेसाठी व्हॅक्सिन दिलेलं आहे, पण महाराष्ट्र विकास आघाडीने काही केलेलं नाही. चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था नाम को लेकर, वो आपको स्पष्ट कर दे. भागवत किशन राव कराड़ जी हैं वित्त राज्य मंत्री, जो सामने आकर के कह रहे हैं कि बजट कैसा होगा 11 बजे का इंतजार कीजिए, उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी. किस किस सेक्टर को क्या क्या दिया गया है इसको लेकर अभी वो खुलासा नहीं कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि गोपनीयता को आप भी समझते हैं कि बनाए रखना जरूरी है. 11 बजे जब वक्त आएगा तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, कहां पर किसको क्या मिलना है. जो उम्मीदें हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं कि इस आज के बजट से उन लोगों को राहत मिलेगी, तो वो राहत उनको मिलती है क्या, इस पर भी उन्होंने कहा कि 11 बजे पूरी स्थिति, पूरी तस्वीर साफ होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब देश के सामने बजट रखेंगी तो कहां पर किसके लिए क्या होगा, हर एक तस्वीर क्लियर हो जाएगी. बहुत कम वक्त बाकी रह गया है. आज का दिन बहुत अहम है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, रियल एस्टेट के लिए, रोजगार के लिए, इकोनॉमी के लिए. आज क्या कुछ निकलेगा इस बही खाते से, इस पर लगातार नजर है. सुबह 11 बजे का वक्त, कोरोना काल के बीच में ये दूसरा जो आम बजट है वो पेश हो रहा है. देश के सामने बजट रखा जाएगा. अब इकोनॉमी को बूस्टर डोज आज के दिन मिलेगा क्या, इस पर भी लगातार नजर है. चलिए जल्दी से आपको कुछ और जानकारी देते हैं. बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, बड़ी सौगात की संभावनाएं नजर आ रही हैं. कर मुक्त आय की सीमा बढ़ाई जा सकती है, ये कहा जा रहा है. 2.5 लाख से बढ़कर के 3 लाख रुपए हो सकती है कर मुक्त आय. और शेयर बाजार के निवेशकों को कमाई पर टैक्स में राहत की उम्मीद भी यहाँ पर दिखाई दे रही है. ये उम्मीद क्या पूरी होगी, इस पर भी लगातार नजर है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है. म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को भी टैक्स छूट की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है आज के बजट से. मौजूदा वक्त में 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री. अभी साल भर में 1 लाख से ज्यादा की आय पर 10% टैक्स लगता है. और इस बार LTCJ की सीमा 1 लाख से बढ़ाने की उम्मीद दिखाई दे रही है. और 80C के तहत टैक्स छूट के निवेश की सीमा भी बढ़ सकती है. और अभी 2.5 लाख रुपए तक सालाना निवेश पर टैक्स छूट. और वर्क फ्रॉम होम के लिए खास नीति का ऐलान भी संभव है, ये कहा जा रहा है. MSME सेक्टर को भी बहुत बड़े बूस्टर की आवश्यकता है. MSME सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का दायरा बढ़ाया जा सकता है. नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान संभव है. और इसके अलावा रोड का जाल बिछाने की नई योजना का ऐलान भी आज हो सकता है. नए एयरपोर्ट बनाने और उड़ान स्कीम के लिए बड़ी घोषणा आज के दिन हो सकती है बजट के ऐलान के साथ ही. और स्वास्थ्य सेवा को लेकर गरीबों के लिए नई सौगात भी सामने आ सकती है. अब हेल्थ सेक्टर कितना ज्यादा प्रभावित हुआ है कोविड के इस पूरे दौर में, वो सभी आपने देखा. हेल्थ सेक्टर के लिए क्या कुछ होगा, इस पर भी लगातार नजर है. इसी पर अधिक जानकारी के साथ अविनाश तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं. अविनाश, देखिए सभी लगातार टकटकी लगाकर देखे हुए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब आएंगी, सदन के पटल पर बजट रखेंगी, तो क्या कुछ किसके झोली में वो डालेंगी, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है ताजा?
देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी दे दें, अभी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने आवास से निकलकर वित्त मंत्रालय के लिए गए हैं। 9 बजे के करीब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दोनों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भगवत कराड़ वित्त मंत्रालय में मौजूद रहेंगे और वहाँ एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी। वहाँ पे तमाम सारे जो पत्रकार हैं उनको तस्वीरें दी जाएगी बजट की, और इसके साथ साथ दोनों वित्त राज्य मंत्रियों की और वित्त मंत्री की। इसके बाद अगर बात करें तो वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी, उनको बजट के बारे में बताएंगे और फिर 10:10 पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी और 11 बजे संसद के पटल पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। अगर बात करें तो जिस तरीके से जानकारी निकल के आ रही है उसमें यह है कि आज किसानों को राहत दी जा सकती है। खासतौर से अगर बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि जो है इसमें थोड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है उसमें इंपोर्ट ड्यूटी को घटाई जा सकती है। और जहां तक अगर बात करें जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान कई सारे एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है तो उनको राहत और रियायत दी जा सकती है। केंद्र सरकार अगर अभी बात करें तो जो टैक्स स्लैब है उस पर छूट देने के मूड में नहीं है। अभी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जब अपने आवास से निकल रहे थे तो उनसे भी यही सवाल पूछा गया कि क्या टैक्स स्लैब में छूट दी जाएगी, तो उन्होंने कहा इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि टैक्स स्लैब में सीनियर सिटीजन जो हैं उनको राहत मिलेगी, लेकिन जो आम नागरिक हैं उनको राहत नहीं मिलेगी। जो अभी टैक्स स्लैब चल रहा है यही टैक्स स्लैब चलेगा, यानी कि 5 लाख रुपए तक की आय में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए आय तक की जो है वो टैक्स बिल्कुल फ्री है और जो उसके आगे के 2.5 लाख रुपए उसमें जो 5% का कर लगता है उसको केंद्र सरकार ने माफ कर रखा है। तो 5 लाख रुपए बिल्कुल अविनाश, कोविड काल में हर एक सेकंड प्रभावित हुआ है। किसी को पहली सेकंड डोज लगेगी तो किसी को बूस्टर डोज की आवश्यकता है कि कोविड के काल से बाहर निकलने के लिए, उबरने के लिए आज लगातार सभी निगाहें लगा करके बैठे हुए हैं कि बजट से क्या कुछ उनके लिए उनके खाते में आने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, लखनऊ की सीटों का आज भाजपा सपा ऐलान कर सकती है। बड़ी जानकारी है, भाजपा को सभी 9 सीटों पर घोषित करने हैं प्रत्याशी, सपा को 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है। भाजपा में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। 2 कैबिनेट मंत्री और 3 विधायकों की सीट पर हो सकता है बदलाव, सोर्सेज ये बता रहे हैं। भाजपा में सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा उथल पुथल है इस वक्त। लखनऊ में 4थे फेज में मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। ऐसे में आज का दिन भाजपा और सपा के लिए काफी अहम रहने वाला है। कहा यह जा रहा है कि भाजपा के प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर ही सपा ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान रोक रखा है। एक दूसरे पर लगातार नजर है भाजपा और सपा की कि एक दूसरे से कहीं से भी पत्ता खुले तो वो भी अपनी पूरी तस्वीर साफ करे। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से अधिक जानकारी लेते हैं। वीरेश पांडे जी, देखिए लगातार एक दूसरे पर नजर है, सपा वाले बीजेपी को देख रहे हैं, बीजेपी वाले सपा को देख रहे हैं कि चलिए कोई तो पत्ता खोलिए। आज क्या होगा, लखनऊ की सीटों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी क्या दोनों ही दलों की तरफ से? देखिए, जहां तक मोहनलालगंज सीट की बात है, लखनऊ संसदीय सीट की बात है, केवल एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का पिछला चुनाव में जीता था, इसलिए पत्ता खोलना है भारतीय जनता पार्टी को। और जो सीटें अटकी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ही अटकी हैं। उसके कई कारण हैं। कारण होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो मध्य से लड़ रहे ब्रजेश पाठक हैं। उनको एक सेफ सीट चाहिए जिसकी वकालत राजनाथ सिंह कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं। साथ ही साथ दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी चुनाव लड़ना है, उनको भी एक सेफ सीट चाहिए। हर को सेफ सीट चाहिए। मामला लटका है सरोजनी नगर में। सरोजनी नगर में महेंद्र सिंह को टिकट दिया जाए, स्वाति सिंह को टिकट दिया जाए, दया शंकर सिंह को टिकट दिया जाए, अपर्णा यादव आई हैं उनको कहां से टिकट दिया जाए, इस पूरी जिम्मेदारी को दे दिया गया है लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह जी को। लेकिन राजनाथ सिंह जी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि 9 सीट का फैसला करें, लेकिन फिर भी जो आला कमान है, जो सीटों के मर्मज्ञ हैं और सीट बांटने वाली जो भूमिका में लोग हैं, स्वतंत्र देव हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, सुनील बंसल हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं और प्रधानमंत्री तो हैं ही, ये लोग भी कहीं ना कहीं अपना स्टेक रखते हैं, किसी न किसी प्रत्याशी के साथ हैं, इसीलिए ये मामला अटका हुआ है। अगर राजनाथ सिंह को कहा जा रहा है कि सारी सीटें राजनाथ सिंह डिसाइड करेंगे तो राजनाथ सिंह डिसाइड करें, तो फिर सुनील बंसल, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा और सुनील बंसल की क्या जरूरत है? लेकिन सबकी जरूरत है, सबके अपने अपनी पसंद है। राजधानी का मामला है, जैसे कैंट सीट है, कैंट सीट से लड़ाना चाहते हैं
राजनाथ सिंह मुकेश शर्मा को, जो उनके महानगर के अध्यक्ष हैं और बहुत उनके करीबी हैं, राजनाथ सिंह लड़ाना चाहते हैं। ब्रजेश पाठक को उत्तरी से या पूर्वी से कोई सीट देना चाहते हैं। फिर बक्सी तालाब का भी सीट अटका हुआ है। दिनेश शर्मा चाहते हैं कि नहीं नहीं हमें लड़ना है, एकदम कैंट से लड़ना है। तो ये इतने बड़े पुरोधा हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं कि इनको मैनेज करने में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के पसीने छूट रहे हैं। इसमें संघ को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और यही वजह है कि सब सीटें लगभग बट गई हैं और राजधानी की सीटें फंस गई हैं और इतनी देर तक फंसी हुई हैं कि इसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी में जनता के बीच में लगातार हो रहा है। कयास बढ़ता जा रहा है। कयास हम भी लगा रहे हैं, पत्रकार भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ नेता लगा रहे हैं, उनके समर्थक लगा रहे हैं, कार्यकर्ता लगा रहे हैं, क्योंकि स्थिति पिक्चर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आज स्पष्ट हो जाएगी, जरूर स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि नामांकन की घड़ी आ गई है। कब तक टाला जा सकता है और टाला नहीं जा सकता है तो आपको फैसला करना ही पड़ेगा और जब फैसला होगा तो समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल खोलेगी। और आर पार की स्थिति में तो आना ही होगा। नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में पत्ते खोलने होंगे। राजधानी की सीट है, इसलिए सरकार के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में विपक्ष के लिए भी राजधानी वाली सीटें बहुत अहम हो जाती हैं। अब कौन पहले पत्ता खोलता है, इस पर लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आज मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर है, मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर रहने वाले हैं। मेरठ की सिवाल खास किठौर में सीएम करेंगे चुनाव प्रचार। गाजियाबाद की मोदी नगर सीट पर भी डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज करेंगे मेरठ का दौरा। मेरठ की सरधना सीट पर प्रचार करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। भाजपा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर जीत को दोहराना कितनी बड़ी चुनौती है, कितना जरूरी है, ये भी आप समझ लीजिए। भाजपा को 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में जाट वोटर्स का बड़ा हाथ रहा था और यही वजह है कि इस बार जाट वोटर्स की नाराजगी दूर करने के लिए लगातार भाजपा के दिग्गज नेता पश्चिमी यूपी के लिए दौरे कर रहे हैं, मोर्चा संभाले हुए। 3 तस्वीरें आज के दिन भर जो रहेंगी खास, वो आपको दिखा रहे हैं।